नमस्कार बच्चों, मैं त्रिगुणा पाठक, जीव विज्ञान व्याख्याता, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन क्षेत्र से। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह जीव विज्ञान में इकाई 7 अनुवांशिकी एवं विकास। इसमें हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जैव रसायनवाद को समर्थन मिलने के पश्चात अब यह प्रश्न उठता है कि विकास के प्रमाण क्या हैं। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में विभिन्न टाइम पीरियड में प्रकट हुए। तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता हुई और आज हम विकास में जैव विकास के प्रमाण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारे मुख्य बिंदु है जैव विकास के प्रमाण, अनुकूली विकिरण और जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के प्रमाण जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जीवाश्म से विकास के प्रमाण, भ्रूणकी से प्रमाण, संयोजक कणियों से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना के प्रमाण, वर्गीकी से प्रमाण। अब इसमें भी 3 है, समजात, संवृति एवं अवशेषी अंग। और इनका 5वां जो बिंदु है वह है भौगोलिक वितरण के प्रमाण। तो बच्चों, हमने देखा सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ एक जैसे अर्थात डीएनए से बने होते हैं। ये जैव विकास को प्रमाणित करता है। हार्बर्ट स्पेंसर, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एवोल्यूशन शब्द को दिया था। एवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? हार्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे परिवर्तन होना विकास है। तो पिछली कक्षा में हमने परिवर्तन विकास की परिभाषा पढ़ी थी कि धीरे धीरे परिवर्तन को विकास कहा जाता है। लेकिन हर तरह का बदलाव विकास नहीं है। आने वाली जनरेशन में पिछली जनरेशन से क्या चेंज आया है वही तो विकास है। डोलोस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ये कहा गया कि एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, अर्थात विकास एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। प्रमाण बताने से पहले हमें थोड़ा सा विकास के बारे में जानना भी है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि डोलोस के अनुसार एवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल, अर्थात विकास एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। उदाहरण यदि हम दें तो आप सोचो, क्या अब मनुष्य कभी कभी बनेगा? विकास हुआ है, आपको पता है मनुष्य कपी से बना है, तो क्या अब मनुष्य कभी कपी बन सकता है? नहीं। विकसित मानव अन्य जानवरों से अलग क्यों है? ये भी दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि विकसित मानव अन्य जानवर से अलग क्यों है? तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि वह औजार, टूल्स का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकता है। चूंकि विकास एक धीमी प्रक्रिया है, हम इसे हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम प्रमाण देखेंगे और अलग अलग प्रकार के प्रमाण जो अभी आपने नोट कर लिए होंगे उसके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीवाश्म से विकास के प्रमाण। तो आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसको ध्यान से देखिए और जो लिखा है उसे भी नोट करने की कोशिश कीजिए। जीवाश्म से विकास के प्रमाण। तो सबसे पहले प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं? चट्टानों में दबे जीवों के अवशेष या चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन से जीवों की उत्पत्ति एवं विकास के अनेक प्रमाण मिलते हैं। जमीन की ऊपरी सतह से एवं गहराई से भी जीवाश्म प्राप्त होते हैं। जमीन की ऊपरी सतह से और गहराई से, दोनों से जीवाश्म प्राप्त होते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आर्क्योप्टेरस लिथोग्राफिक, इसका उदाहरण है। और ये हम सभी जानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन वाटर से हुआ है।
ठीक। तो पहले जो चट्टानें थी, सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ करती थी, उन पर छाप के रूप में, इम्प्रेशन के रूप में भी बहुत सारे जीवाश्म प्राप्त होते हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्कियोप्टेरस लिथोग्राफिक का है। इसमें ये अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है और इसको डिस्कवर किया था एंड्रियस वैगनर ने 1861 में। और उन्होंने कहा था कि इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के ही गुण प्राप्त होते हैं, दोनों के ही फीचर्स पाए जाते हैं। अब फीचर्स पाए जाते हैं, ये जो जीवाश्म है ये जंतुओं के ही नहीं बल्कि वनस्पतियों में भी देखने को मिलते हैं। स्पोर्स के भी फॉसिल हो सकते हैं, स्पोर्स में भी हम देखते हैं कि उसके भी फॉसिल्स हो सकते हैं। आर्कियोप्टेरस का ये फॉसिल्स है, ये केवल एक छाप है और इसे मिसिंग लिंक भी कहा जाता है। ये आपने ऊपर नोट कर लिया होगा कि प्राचीन समय के जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ये कठोर अंगों जैसे दांत, जीभ की छाप या मोल्ड आदि के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भ्रूणिकी से प्रमाण। तो ये सभी को पता है कि जब जीवन का विकास होता है तो एक अवस्था होती है भ्रूण, और वो भ्रूण जो अवस्था है उसमें वॉन वेयर एवं अर्नेस्ट हैकल के अनुसार उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के जीवों के भ्रूण में अत्यधिक समानता पाई जाती है। सभी, कुछ में तो बहुत ही ज्यादा समानता पाई जाती है, जिसके उदाहरण आप देख रहे हैं। तो बहुत से एनिमल्स की एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करने से हमें उनकी वास्तविक टैक्सोनॉमी पोजीशन पता चलती है। एम्ब्रियोलॉजी का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी जीव कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्ली डेवलपमेंट में एम्ब्रियो में लगभग समानता पाई जाती है। अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको फिश का एम्ब्रियो दिखाई दे रहे हैं, सैलेमेंडर, टॉर्टॉइस, चिकन एंड ह्यूमंस। ये एम्ब्रियो की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। लेकिन ये देखते हैं कि जब ये विकसित होते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। भ्रूण में समानता होती है, लेकिन जब इनका विकास होता है जीव के रूप में तो ये अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन के किसी समय में इनमें समानता तो होती है, कहीं ना कहीं होती है। तो इस संबंध में वॉन वेयर वैज्ञानिक ने रिकैपिचुलेशन थ्योरी को दिया और उन्होंने बताया कि विकास के दौरान, जब विकास होता है उस समय प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों की हिस्ट्री को दोहराता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि गिल्स, श्वसन अंग, आप देखिए यहाँ पर भ्रूण में दिखाई दे रहे हैं, ये गिल्स है। गिल्स मतलब गलफड़े, यहाँ पर भी गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। गिल्स यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से गिल्स या श्वसन अंग भ्रूण के विकास की किसी न किसी अवस्था में उपस्थित होते हैं। भ्रूणिकी से हमें विकास के ये प्रमाण मिले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं संयोजक कड़ियों से प्रमाण। संयोजक कड़ियां क्या होती हैं? ये आप लोगों को पता होगा, जो एक दूसरे से जुड़ते हैं जीव किसी न किसी अपने जीवन काल में। तो ये वे जीव होते हैं जिन्हें दो अलग अलग ग्रुप के गुण, या हम ये कह सकते हैं, नीचे लिखा है आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, यह वे जीव होते हैं जिनमें दो अलग अलग समूह के गुण होते हैं। यह जीवित अजीवित के बीच की कड़ी भी हो सकते हैं, जैसे वायरस, और दो अलग अलग संघ या अलग अलग वर्ग के भी हो सकते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक युग्लिना, ये युग्लिना का चित्र है। ये प्लांट्स और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है। युग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की एक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है।
उसी तरह से दूसरा चित्र जो दिखाई दे रहा है, इससे भी आपने वर्गीकरण के समय पढ़ा होगा कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो ये कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा के बीच का लिंक है। ये बेलोनोग्लासिस चित्र इसलिए बताया बच्चों कि आपको पूरा पिछला जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा याद आ जाएगा, जो आपने 11th में वर्गीकरण पढ़ा था, है ना। तो संयोजक कड़ियों से ये प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके उदाहरण युगलिना और बेलेनोग्लासिस आप लिख सकते हैं। अगला हम देखेंगे तुलनात्मक शरीर रचना के प्रमाण और वर्गीकी से प्रमाण। ठीक, प्रमाण सारे वैज्ञानिक देते जा रहे थे, तो ये विकास के दौरान जितने भी हमें साक्ष्य मिलते जा रहे थे, उसको वैज्ञानिकों ने लिखा है। तो तुलनात्मक शरीर रचना के प्रमाण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं? जीवों के ऐसे अंग जो मौलिक रचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, बैल के फ्लिपर और पक्षियों के पंख। ये रचनाएं यहाँ नीचे भी दी हैं, जिसको अभी मैं समझाऊंगी आपको। तो समजात अंग के बारे में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं, है ना। उनके कार्य अलग अलग होते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। इस चित्र में बैल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद दिखाई दे रहे हैं, जिनकी अस्थियों में समानता है। इनकी अस्थियों में समानता दिखाई दे रही है। अग्रपाद मतलब हाथ है, और हाथ में अस्थियों में समानता किस तरह से है वो हम देखेंगे कि बैल के अग्रपाद किसका कार्य करते हैं? फ्लिपर्स का कार्य करते हैं। फ्लिपर्स माने तैरने का कार्य करते हैं और फ्लिपर्स के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चमगादड़ के उड़ने में मदद करते हैं, चीता के दौड़ने में मदद करते हैं, और मनुष्य अपने अग्रपाद से, अपने हाथों से भिन्न भिन्न तरह के कार्य कर सकता है। तो इनकी शारीरिक रचना समान कैसे है? अब शारीरिक रचना में हम देखते हैं, यहाँ पर जो आपको एक बोन का, हड्डियों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उनके मैं नाम आपको बताऊंगी। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजिस। ये हड्डियां सभी, जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, चीता, वेल, चमगादड़, सभी में ये हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से ऐसे अंग जो मौलिक रचना में समान होते हैं, वे कार्य अलग अलग करते हैं। ये उदाहरण था समजात अंगों का, और ये समजात अंग ही कहलाते हैं। भिन्न भिन्न पर्यावासों में रहने के कारण ये अग्रपाद अलग अलग कार्य करने में संपन्न हो जाते हैं। पर्यावास के कारण ही इनमें ये परिवर्तन हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये चित्र में आपने देख लिया बच्चों। अब ये दूसरा चित्र जो आप देखेंगे, ये है दूसरा उदाहरण, समझ लीजिए। पादपों में बुगनबेलिया के कांटे, ये कांटा दिखाई दे रहा है आपको। बुगनबेलिया के कांटे थ्रोन तथा कुकुरबिट्टा के प्रतान, ट्रेंडिल्स जिसे कहा जाता है, ये कुकुरबिट्टा का पौधा है, इसका ये प्रतान है। तो इनमें ये भी समजात अंगों के उदाहरण है। ये दोनों कांटे व प्रतान तने की कक्षस्थ कलिका से निकलते हैं। ये कक्षस्थ कलिका है, इससे ये निकलते दिखाई दे रहे हैं। कक्षस्थ कलिका को एक्सिलरी बड भी कहा जाता है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि ये इनका ही रूपांतरण है, अर्थात तना अलग अलग कार्य करने के लिए रूपांतरित हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग समजात अंग के ठीक
अपोजिट हम यदि परिभाषा दें तो कि जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। उदाहरण कीटों एवं पक्षियों के पंख। तो वह आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, कीटों और पक्षियों के पंख। ये कीट के पंख है, ठीक है, और ये पक्षियों के पंख है। ये लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है डी, ये चमगादड़ का पंख है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके फंक्शन तो सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। कीट के पंख पक्षी के पंख से, या हम ये कहें कि कीट के पंख बहुत ही पतले से होते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पक्षियों के पंख यदि देखें तो ये बैट का जो है चमगादड़ का पंख है, इसे देखिए, ये हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ बॉडी वाल है। मतलब जो उनकी स्किन होती है, त्वचा होती है, वही आगे बढ़ करके पंख का निर्माण कर लेती है। तो ये चित्र में जो पंख दिखाई दे रहे हैं, इन सबके कार्य क्या है? उड़ना। लेकिन सबकी रचनाएं हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण यदि देना चाहें तो हम देख सकते हैं कि शार्क मछली पाइसिस में आती है और ये मत्स्य वर्ग को बिलोंग करती है ना, मत्स्य वर्ग से आती है। और डॉल्फिन जो मछली है, वो दोनों ही मछलियां हैं, लेकिन डॉल्फिन मछली मैमेलिया स्तनिक रूप में आती है। लेकिन इन दोनों के ही पेक्टोरल फिन, आपको पता है मछलियों में तैरती हैं पंखों की सहायता से, तो इन दोनों के ही जो पेक्टोरल फिन है वह तैरने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से संवृत्ति अंग और समजात अंग दोनों में परीक्षा में इम्पोर्टेंट भी है, दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर बताइए। तो आपने जो अभी ऊपर देखा है, आप उस हिसाब से दोनों में अंतर उदाहरण सहित लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है परीक्षा में, या फिर 2-2 नंबर का समवृत्तीय और समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अवशेषी अंग, या इन्हें कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जीवों में अनेक अंग ऐसे होते हैं जो कार्यविहीन होते हैं, जो कार्य नहीं करते हैं। वातावरणीय अनुकूलता के कारण ये निष्क्रिय होते गए, जबकि पूर्वजों में ये कार्यशील थे। तो अवशेषी अंगों के बारे में ये कहा जाता है कि पूर्वजों में वह थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं होने से वह निष्क्रिय होते गए। अब हम मनुष्य का ही उदाहरण लेते हैं, और मनुष्य का आप यहाँ पर एक चित्र देखिए। इस चित्र में मनुष्य में निमेषक झिल्ली जो पहले पाई जाती थी, ये आपको आंख दिखाई दे रही है, आंख में एक झिल्ली के समान रचना रहती थी जो कि पहले पाई जाती थी, जो बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य भी करती थी। तो इस तरह से ये झिल्ली अब नहीं पाई जाती, ये आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बाह्य कर्ण की पेशियां, ये चित्र अलग से दिया हुआ है। मसल्स ऑफ मूव एयर्स, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, है ना। तो ये जो पिन्ना है, इससे पहले जब कपि था मानव या पूर्वज थे उसके, तो वो अपने कान हिला सकते थे, इस पिन्ने की सहायता से अपने कानों को हिला सकते थे। लेकिन मनुष्य के जब अग्रपाद विकसित हो गए, तब उस तरह से ये धीरे धीरे इनका कोई उपयोग नहीं रहा और ये अब नहीं पाए जाते। अब इन्हें अवशेषी अंगों के रूप में देखा जाता है, बाह्य कर्ण की पेशियां। अब ये रिड्यूस फॉर्म में है, क्रियाशील नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये आप देख रहे हैं। अब ये ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं। कॉकेक्स बोन भी ह्यूमन में नहीं पाई जाती है। कॉर्डल वर्टिवा। थर्ड मोलर टीथ, जैसे दांत भी है, तो मनुष्य में जो थर्ड मोलर टीथ था, जिसे विजडम टूथ भी कहा जाता है, बुद्धिमानी का जो दांत रहता है, तो कुछ में तो अब आता ही नहीं है, और कुछ यदि आता भी है मनुष्य में तो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इसके पश्चात पहले
जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके शरीर में बहुत बाल हुआ करते थे, बॉडी हेयर्स पहले पूर्वज में बहुत होते थे। वो वातावरण के अनुकूलन के लिए या ताप को सामान्य रखने के लिए होते थे, लेकिन अब उनका उतना कार्य नहीं था, इसलिए उतने हेयर्स अब नहीं पाए जाते। एक और उदाहरण है निपल्स ऑफ द मेल एंड फीमेल। तो फीमेल में जो निपल्स या स्तन पाए जाते हैं, उनका उपयोग लैक्टेशन के लिए, दुग्ध स्त्रावण के लिए होता है, तो वह अब पाए जाते हैं, विकसित है, लेकिन मेल में या पुरुषों में ये विकसित नहीं है। तो इस तरह से अवशेषी अंग जीवन में ऐसे अंग जो कि अब कार्य नहीं होने के कारण अवशेषी हो गए हैं, लेकिन पूर्वजों में वो पाए जाते थे। तो इस तरह से ये तुलनात्मक जो हमारा विवरण था वह पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक वितरण के प्रमाण। पूरा विज्ञान प्रमाण पे ही आधारित है, इसलिए हम सारे प्रमाण देखेंगे। भौगोलिक वितरण के प्रमाण। संसार के विभिन्न भागों में जीवों के वितरण का अध्ययन जीव भूगोल या बायोज्योग्राफी कहलाता है। दो भूमि समूह जो कभी आपस में जुड़े थे, जीवों के वितरण की समानता को बताते हैं। जैसे ऊंट पाए जाते हैं एशिया में भी, और दक्षिण अमेरिका में ऊंट जैसा ही पाया जाता है लामा। ये आपको दिखाई दे रहा है लामा, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। भिन्न भिन्न वातावरण में अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से दो भूमि समूह पहले कभी जुड़े थे, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए, तो उनमें रहने वाले जीव और वनस्पति भी अलग अलग हो गए। विश्व के विभिन्न भागों में जीवों में वितरण का अध्ययन ही हमारा जीव भूगोल कहलाता है। बस आपको ये परिभाषा याद रखनी है और ये दोनों उदाहरण याद रखने हैं। गैलापागोस द्वीप के समूह में अभी भी 14 द्वीपों के पेड़ पौधे व जंतु दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि में पाए जाते हैं और समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसका वह पहले कभी हिस्सा थे, है ना। तो इस तरह से भौगोलिक वितरण के भी अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। हम एक ही एक उदाहरण देख रहे हैं यहाँ। अब अगला हम देखेंगे अनुकूली विकिरण। ये भी एक परीक्षा में आता है कि अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक अकेली पूर्वज प्रजाति से विभिन्न प्रजातियों को जो अलग अलग पर्यावासों के लिए अनुकूलित हो का विकास हो जाता है, वह अनुकूली विकिरण कहलाता है। इसमें ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग पर्यावास मतलब अलग अलग हैबिटेट के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियां अनुकूलित हो जाती हैं। इस तरह से जब जीवों के एक समूह की शारीरिक रचना समान हो, लेकिन भिन्न भिन्न पर्यावासों में रहने के कारण भिन्न भिन्न कार्य करने हेतु भिन्न भिन्न रूप से अनुकूलित हो गई हैं, तो इसे हम अपसारी विकास भी कहते हैं। अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें उदाहरण है ये एक विशेष पक्षी जिसे डार्विन फिंचेस कहा जाता है। इसकी चोंच को बीक्स भी कहते हैं। ये अलग अलग भोजन स्वभाव के कारण, ईटिंग हैबिट्स के कारण अनुकूलित हुई हैं। तो इसके बारे में हम ये पढ़ लेते हैं कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप की यात्रा के दौरान जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की विविधता देखी, अलग अलग प्रकार के जीव मिले। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, एक विशेष पक्षी जिसे डार्विन फिंच कहा जाता है, उसकी चोंच आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। डार्विन की फिंचों की चोंचें, बीक्स अलग अलग भोजन स्वभाव के अनुसार अनुकूलित हुई। यह कीटों को खाने के लिए कीटभक्षी स्वभाव आ गया, दाना खाने के लिए ग्रेन ईटिंग और फल खाने के लिए फ्रूट ईटिंग के अनुसार फल खाने के हिसाब से ये अनुकूलित हुई। जबकि ये सभी, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अनुकूलन हो रहा है इनमें। पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी मोटी सी चोंच दिखाई दे रही है, जो कि एक मूल बीज खाने वाले पूर्वज से
उत्पन्न हुई और अनुकूली विकिरण के कारण इनमें ये परिवर्तन आते गए और इस तरह से चोंच इनकी अपने आप अनुकूलित होती गई, अलग आकार ले लिया। तो अलग अलग द्वीपों के अलग अलग पर्यावासों के कारण ये अलग अलग रूप में अनुकूलित हो गई। ये था अनुकूली विकिरण। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि अनुकूली विकिरण क्या है। तो अनुकूलन पर्यावास के अनुसार हो जाता है, आदतें बदल जाती हैं और उसके अनुसार शारीरिक रचना में भी परिवर्तन आ सकता है। अगला हमारा है पॉइंट जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास के प्रमाण देख लिए हमने, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी पढ़ लिया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर उस जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी जिसमें ओपेरॉन का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था, तो ओपेरॉन के सिद्धांत के बाद फिर प्रमाण पढ़े हमने। अब हम पढ़ेंगे कि जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए। तो लैमार्क का सिद्धांत है पहला, दूसरा हम डार्विन का सिद्धांत पढ़ेंगे और तीसरा जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन बच्चों, ये हम अगली कक्षा में सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे और आज जो हमने पढ़ा है उसके प्रश्नों को हम देखते हैं। जीवाश्म की परिभाषा लिखिए। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाश्म की परिभाषा आप लिख देंगे, जो अभी हमने आपके स्क्रीन पे दिखाई भी थी, और आप उसको अच्छे से नोट करेंगे। 2 नंबर की आ सकती है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, ये भी अभी आपको बताया गया है, तो ये आप लिखेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है, इसे भी आप जो चित्र दिया है उसमें से अच्छे से देख करके समझेंगे और लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, समजात एवं समवृत्ति अंग में अंतर लिखिए। तो आप ये भी देखेंगे। उसके बाद जो अभी मैंने समझाया आपको, अनुकूली विकिरण को डार्विन फिंच के उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आप चित्र भी बना लेंगे जो अभी हमने देखा है और उसके अनुसार उसको लिख देंगे। तो ये बच्चों आज जो हमारा विकास का अध्याय था, जिसमें हमने प्रमाण पढ़े और प्रमाण के पश्चात ये प्रश्न है जो कि आप इसको करेंगे, आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में या अगले जो पार्ट है हमारा, उसमें हम सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।